नमस्कार दोस्तों, आचार्य कौटिल्य एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कल की वीडियो में हम लोगों ने संप्रभुता के बारे में बात की। संप्रभुता के अंतर्गत हम लोगों ने देखा संप्रभुता का रूप क्या है, संप्रभुता की परिभाषा क्या है और एकलवादी संप्रभुता की बात की। आइए आज बहुलवादी संप्रभुता की हम बात करते हैं। अगर जो बहुलवाद के प्रतिपादक की यदि हम बात करते हैं तो गेरियक और मेटलैंड है। कौन है? गेरियक और मेटलैंड। कौन है? गेरियक और मेटलैंड इसके प्रतिपादक हैं। अगर प्रेरणा स्रोत की बात करें तो मध्ययुगीन श्रेणी व्यवस्था है। आइए जानते हैं कि किसके विरुद्ध यह प्रक्रिया आई थी। अगर जो किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया यह आई थी तो यह एकलवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया आई थी। कहते हैं कि एकलवाद और आदर्शवाद ने राज्य को सर्वशक्तिमान बना दिया। बहुलवाद सर्वशक्तिशाली राज्य के विरुद्ध एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया थी। आइए इसके बहुलवाद की मान्यताओं के बारे में बात करें तो बहुलवाद 20वीं शताब्दी की विचारधारा है। कब की विचारधारा है? तो 20वीं शताब्दी की विचारधारा है। 20वीं शताब्दी की विचारधारा है। इसे आधुनिक व्यक्तिवाद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आधुनिक व्यक्तिवाद। जहां पहले की व्यक्तिवाद व्यक्ति बनाम राज्य की बात होती थी, वहीं बहुलवाद समूह बनाम राज्य की बात होती है। जो एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत था उसमें व्यक्ति बनाम राज्य की बात होती थी। किसकी बात होती थी? व्यक्ति बनाम राज्य की बात होती थी। लेकिन जब बहुलवाद आया तो वहां पे समूह बनाम राज्य की बात होने लगी। आगे चलकर बहुलवाद के अनुसार व्यक्ति का जीवन विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक समूहों में व्यतीत होता है। इसलिए व्यक्ति भी स्वतंत्र रह सकता है जब समूह राज्य की सत्ता से मुक्त हो। जैसे मध्य युग में राज्य की सत्ता से मुक्त तमाम व्यापारिक समूह होते थे। समूह को हम संघ, संगठन, समुदाय या समवाय कह सकते हैं। अतः एकलवादियों का विरोध करते हुए बहुलवादियों ने कहा कि संप्रभुता अविभाज्य हो सकती है। राज्य में समाज की तरह अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक संगठन हैं, अतः संप्रभुता इन संगठनों में विभाजित होनी चाहिए। वहीं लास्की कहते हैं कि समाज का रूप संघात्मक है, अतः सत्ता संघों में विभाजित होगी। क्या कहते हैं? सत्ता संघों में विभाजित होगी। राज्य अन्य संघों की तरह ही एक राजनीतिक संगठन है, अतः राज्य अन्य संघों के समान स्तर का है। यहाँ पे राज्य को सर्वोच्च नहीं माना जाता है, संघों के समान स्तर का माना जाता है। इसलिए राज्य ही एकमात्र सत्ता का अधिकारी नहीं है, सत्ता संघों में विभाजित होनी चाहिए। फिर मैकाइवर कहते हैं कि राज्य नागरिकों की निष्ठा का पात्र मात्र इसलिए नहीं है कि उसके पास दंडकारी शक्ति है, बल्कि इसलिए है कि नागरिकों की सेवा करता है। इस तरह मैकाइवर सत्ताधर्मी राज्य को नहीं, सेवाधर्मी राज्य की वकालत करते हैं। इस तरह सत्ता का विकेंद्रीकरण करके बहुलवादी राज्य की सत्ता को सीमित करना चाहते हैं। बहुलवादी राज्य को केवल संगठनों के बीच समन्वय का कार्य देते हैं। जीडीएस कोल सह संप्रभुता की बात करते हैं। व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हुए दो प्रकार की संसद की बात करते हैं। पहली राजनीतिक संसद, दूसरी आर्थिक संसद। पहली किस संसद की बात करते हैं? तो राजनीतिक संसद, और दूसरी आर्थिक संसद की बात करते हैं। इनके अनुसार संप्रभुता इन दोनों संसदों में विभाजित होनी चाहिए। लिंडसे कहते हैं कि राज्य को संगठनों का संगठन मानते हैं। लिंडसे क्या मानते हैं? संगठनों का संगठन। कौन मानते हैं? लिंडसे। लास्की संघों का संघ मानते हैं। समुदायों का समुदाय या समवासों का समवास मानते हैं। लास्की क्या मानते हैं? संघों का संघ, समुदायों का समुदाय, समवासों का समवास। इस तरह लास्की, लिंडसे और बारकर राज्य को समूहों का समूह के रूप में देखते हैं। कौन कौन समूह के रूप में देखते हैं? लास्की, लिंडसे और बारकर। इस तरह बहुलवादियों का मुख्य आरोप संप्रभुता की अविभाज्यता का सिद्धांत है। इसके अलावा लास्की अंतर्राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में बाधक होने के कारण संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना करते हैं। बहुलवाद की आलोचना आइए देखते हैं। बिना शक्ति के अनुशासन, सुरक्षा व शांति स्थापित नहीं हो सकती है। मिस फॉलेट कहती हैं अपनी पुस्तक, कौन? मिस फॉलेट की पुस्तक का नाम है न्यू स्टेट। और ये यदि मैकाइवर की बात की जाए तो मैकाइवर की पुस्तक का नाम है द मॉडर्न स्टेट। में बहुलवाद की व्यवहारिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बहुलवाद भविष्य की भविष्यवाणी है। बहुलवाद क्या है? भविष्य की भविष्यवाणी है। ये कौन कहते हैं? मिस फॉलेट कहते हैं। मिस फॉलेट आगे लिखती हैं कि
निवास राज्य में है। सेवाइन लिखते हैं कि वैसे तो मैं एकलवादी हूँ, विकल्प न रहने पर बहुलवादी बनने को तैयार हूँ। सेवाइन क्या कहते हैं? वैसे तो मैं एकलवादी हूँ, पर विकल्प न होने पर मैं बहुलवादी बनने को तैयार हूँ। आइए इसके योगदान की बात करते हैं। तो बहुलवाद ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करके प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त किया है। किसका मार्ग प्रशस्त किया है? तो प्रजातंत्र का। इसलिए इसे संप्रभुता का प्रजातांत्रिक सिद्धांत भी कहते हैं। आइए संप्रभुता के विभिन्न रूपों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले कानूनी संप्रभुता आदि है। कानूनी संप्रभुता की बात करें तो हाब्स इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? हाब्स इसके प्रतिपादक माने जाते हैं, लेकिन ऑस्टिन का नाम भी आता है। इसका निवास स्थान सर्वोच्च विधि निर्माता निकाय में होता है। इसका निवास स्थान कहाँ होता है? तो सर्वोच्च विधि निर्माता निकाय में होता है। जैसे ब्रिटेन में यह पार्लियामेंट सहित क्राउन में है। वकील लोग कानूनी संप्रभुता को ही मानते हैं। वकील लोग कैसी संप्रभुता को मानते हैं? तो यह कानूनी संप्रभुता को मानते हैं। हाब्स कानूनी संप्रभुता को लेवियाथन और ऑस्टिन निश्चित सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं। हाब्स कानूनी संप्रभुता को क्या मानते हैं? तो लेवियाथन मानवदेव। ऑस्टिन क्या मानते हैं? तो निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति। अब आइए राजनीतिक संप्रभुता की बात करें तो इसके प्रतिपादक के रूप में लॉक और डाइसी को देखते हैं। किसको देखते हैं? लॉक और डाइसी को। लॉक संप्रभुता शब्द का प्रयोग न करके सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। संप्रभुता की जगह सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं जो जनता में निवास करती है। डाइसी का कहना है कि वकील लोग जिस संप्रभुता को मानते हैं उसके पीछे एक और संप्रभु रहता है। डाइसी क्या कहते हैं कि वकील लोग जिस संप्रभुता को मानते हैं उसके पीछे एक और संप्रभु रहता है। कौन रहता है? एक और संप्रभु रहता है जिसके समक्ष कानूनी संप्रभुता को झुकना पड़ता है। जिसके समक्ष कानूनी संप्रभुता को झुकना पड़ता है। डाइसी का इशारा यही है कि अंतिम सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। डाइसी क्या कहते हैं? अंतिम जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता में निहित है। राजनीतिक संप्रभुता है। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता उन कुल प्रभावों का योग है जो कानूनी संप्रभु के पीछे रहता है। गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं कि राजनीतिक एक संप्रभुता उन प्रभावों का योग है जो कानूनी संप्रभु के पीछे रहता है। लोकप्रियता या लोक संप्रभुता या जनप्रिय संप्रभुता की बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं रूसो। रूसो लोकप्रिय संप्रभुता की बात करते हैं। रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थक हैं। रूसो किसके समर्थक हैं? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थक हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में लोग एक जगह इकट्ठा होकर समान कल्याण की समान चेतना या आम सहमति के आधार पर कानून बनाते हैं। सामान्य कल्याण की समान चेतना को ही रूसो ने लोक संप्रभुता कहा है। समान कल्याण और समान चेतना को रूसो ने लोक संप्रभुता कहा है। इसे ही सामान्य इच्छा भी कहा है। नाम मात्र की संप्रभुता या वास्तविक संप्रभुता की यदि हम बात करें तो जैसे राष्ट्रपति नाम मात्र का संप्रभु या अलंकारिक संप्रभु होता है, क्योंकि इसमें संप्रभु शक्ति निहित है, लेकिन इसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। कौन करती है? तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। अन्य मंत्रिपरिषद वास्तविक संप्रभु मानी जाती है। डी जूरी या डी फैक्टो। कभी कभी जब देश में विप्लव की स्थिति पैदा होती है तो इसमें कोई ऐसा नायक उभरता है जो शासन प्रशासन व जनता के दिलों में दिमाग में छा जाता है। इसका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि कानूनी संप्रभु नाम मात्र का लगने लगता है। प्रशासन उसी के इशारे पर चलता है। ऐसे नाम मात्र के कानूनी संप्रभु को डी जूरी कहते हैं। डी जूरी या नायक को डी फैक्टो कहा जाता है। डी जूरी और डी फैक्टो साथ साथ रह सकते हैं। जैसे मनमोहन सिंह डी जूरी थे और सोनिया गांधी डी फैक्टो थी। डी फैक्टो चुनाव का जनमत संग्रह कराकर डी जूरी बन सकता है। जैसे नवाज शरीफ का तख्ता पलट करने के बाद मुशर्रफ बाद में चुनाव कराकर डी जूरी बन गए। तो ये थी संप्रभुता पर एक छोटी सी व्याख्या। कल की वीडियो में हम अधिकार को देखेंगे। धन्यवाद।